प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई और आपके अपने YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ को शुरू करूं इससे पहले मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें ताकि आपको नए नए वीडियो तुरंत मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय, जो कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक सृजन का अध्याय है, अध्याय नंबर 13, जिसमें शीर्षक है सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें और इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी प्रजातंत्र, जैसा कि लोकतंत्र कहो प्रजातंत्र कहो, अपना देश है वो प्रजातांत्रिक देश है जिसमें जनता का शासन है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन है, जनता के द्वारा जो शासन है उसे अपन कहते हैं लोकतंत्र। तो एक सफल प्रजातांत्रिक देश कौन सा होगा, उसके लिए आवश्यक कौन कौन सी बातें होगी, कौन कौन सी बुनियादी शर्तें होगी जिसके आधार पर एक प्रजातांत्रिक देश है वो सफल माना जाता है। तो ऐसी ही कुछ आवश्यक बातें बताई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको हम संविधान शिल्पी के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने जो बातें बताई है वो हम क्रमिक रूप से यहाँ याद रखेंगे। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 ईस्वी, मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई। भारतीय संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ। तो महू नामक गांव में जन्म हुआ, मध्य प्रदेश का छोटा सा गांव है। तो बहुत बढ़िया जीके का भी प्रश्न बनता है। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। कई सामाजिक और वित्तीय बाधाओं का मुकाबला करते हुए कई प्रकार की सामाजिक छुआछूत की ऊंच नीच की समस्याएं इनके सामने आई। वित्तीय बाधाओं का भी इनको सामना करना पड़ा और इन सब का सामना करते हुए शैक्षिक उन्नति करते रहे और डॉक्टरेट तक की इन्होंने उपाधि प्राप्त की। तो प्रिय विद्यार्थियों, इनका जीवन है वो अपने लिए एक प्रेरणा स्रोत है, अपने लिए एक मार्गदर्शक है। इनके जीवन से हमें सीख मिलती है कि यदि जीवन में सफल होने का जज्बा है, सफल होने की कुछ कर गुजरने की मन में इच्छा है, तो फिर बाधाएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप यकीनन रूप से सफल होंगे। उन्होंने जातिगत भेदभाव का डट कर विरोध किया और समतामूलक समाज, जिसमें सभी को समान हक हो, सभी को समान दर्जा प्राप्त हो, समतामूलक समाज और प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना में विशेष योगदान दिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे, बढ़िया प्रश्न बन रहा है। और संविधान के प्रारूप को संसद में स्वीकृत भी इन्होंने कराया। तो संविधान की प्रारूप समिति थी, उसके भी ये अध्यक्ष रहे। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। द कास्ट इन इंडिया, भारत में जातियाँ, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड द डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर द शूद्राज, Buddha and his Dhamma, thoughts of linguistic state, the problem of the rupee, the evolution of provincial finance in British India, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of caste। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इनका संपूर्ण वाङ्मय, इनका पूरा साहित्य, वाङ्मय मतलब पूरा इनका साहित्य, इनकी पूरी रचनावली भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा, अब किसके द्वारा ये प्रकाशित है? भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा 21 खंडों में प्रकाशित है, जिसका नाम है बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय। तो इनका संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित है, 21 खंडों में प्रकाशित है और जिसका शीर्षक है बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय। अब देखिए चलते हैं इस पाठ की ओर। अब देखिए पाठ्य परिचय। पाठ्य परिचय में क्या कहा है, देखिए आप, पाठ्य पुस्तक में चयनित सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें भाषण में, ये एक भाषण का अंश है, ये भी एक बहुत ही ज्ञान की बात है। कई बार जब अपन लिखेंगे इस पाठ की सप्रसंग या क्या लिखेंगे तो हम लिखेंगे ये एक भाषण है। तो इस आवश्यक जो प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें हैं, इस भाषण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने परिपक्व राजनीतिक मंथन और भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक उपायों पर बेबाक विचार व्यक्त किए। बेबाक, बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी बारी उपेक्षा की ओर ध्यान दिए,
बेबाक तरीके से उन्होंने ऐसे ऐसे उपाय बताए हैं जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। पहला उपाय यही है कि प्रजातंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई जो सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेह रहे। बहुमत को अल्पमत के प्रति अधिक संवेदनशील होने की ज़रूरत है। एक पक्ष बहुमत में होता है जिसकी सरकार होती है, एक अल्पमत में होता है जो विपक्ष में बैठता है। तो बहुमत का ये दायित्व है कि वह अल्पमत वाली जो अल्पमत का जो पक्ष है उसके प्रति संवेदना प्रकट करे। लेखक ने दूसरे देशों की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण करने और भारत में विधायिकाओं में अधिक जवाबदेही और संयंत्र चर्चा की आवश्यकता पर भी बल दिया है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रजातंत्र की सफलता हेतु दिए गए सुझाव आज भी प्रासंगिक है, आज भी बिल्कुल सही है, आज भी उन बिंदुओं पर वो खरे उतरते हैं। अब देखिए चलते हैं इस पाठ की ओर। सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है? यह स्वीकृत मत है कि प्रजातंत्रवादी शासन व्यवस्था में जो सत्तारूढ़ है, जिसकी सरकार है जिस पक्ष की, उन्हें प्रत्येक 5वें वर्ष लोगों के पास जाना चाहिए। उन्हें लोगों से पूछना चाहिए कि क्या उनकी सम्मति में वे इस योग्य है कि उन्हें सत्तारूढ़ रहने दिया जाए, ताकि वे उनके हितों का संरक्षण कर सके, उनके सौभाग्य को बना सके। तो हर 5 वर्ष के बाद जब पुनः अपने देश में निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो वह सत्तारूढ़ सरकार लोगों के पास जाती है और पूछना चाहिए कि क्या हम आगे 5 वर्ष के लिए इस सरकार को चलाने योग्य है, क्या हम सत्तारूढ़ रह सकते हैं, क्या हम आपके हितों का संरक्षण करने में सक्षम हुए हैं, क्या हम इस सौभाग्य को प्राप्त कर सके हैं। यदि ऐसा हुआ है तो आप हमें ऐसा अवसर पुनः दें। ऐसा सत्तारूढ़ सरकार को करना चाहिए, ये पहली शर्त है। उनकी आरक्षा करें। प्रजातंत्र का केवल इतने से ही संतोष नहीं होता कि प्रत्येक 5वें वर्ष सरकार की रोकथाम की जा सके। ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद उस सरकार को बदल दिया जाए, बल्कि इस बीच के समय में कोई सरकार को कुछ भी न कहे न सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रजातंत्रवाद चाहता है कि न केवल 5 वर्ष की समाप्ति पर सरकार का निषेध किया जा सके, बल्कि ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार के विरुद्ध किसी भी समय और तुरंत निषेधात्मक कार्रवाई की जा सके। मतलब सरकार अपने उद्देश्यों में कामयाब नहीं हो रही है, प्रजातंत्रवाद के प्रतिकूल जा रही है, तो 5 वर्ष से पहले भी उसको हटाने का कोई प्रावधान होना चाहिए। अब यदि आपको मेरे कहने का आशय स्पष्ट हो तो प्रजातंत्रवाद का मतलब है किसी भी आदमी को सदैव शासन करते रहने का अधिकार नहीं है। कोई भी सरकार हो, उसको यह अधिकार नहीं है कि वह लगातार शासन कर सके। यह शासन करने का अधिकार लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। उस अधिकार को लोकसभा भवन में ही चैलेंज किया जा सकता है। तो अधिकार, यह शासन करने का अधिकार लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है और उस लोकसभा भवन में उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। आप देखें कि विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। विरोधी पक्ष होने का मतलब है कि सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है। मतलब सरकार ने कोई गलत कदम उठाया तो विपक्ष का उसे कटाक्ष और विपक्ष की उसे मारसैन करनी पड़ती है। जो लोग सरकारी पार्टी में नहीं हैं, उन लोगों की दृष्टि में भी प्रत्येक सरकारी कार्य का औचित्य सिद्ध होना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में नाना कारणों से, मेरी सम्मति में प्रधान कारण, मतलब अनेक कारण हैं, लेकिन अम्बेडकर जी ने कहा है कि मेरी राय में प्रमुख कारण है सरकारी विज्ञापनों से मिलने वाली आय हो सकती है। सरकारी पक्ष का कहीं प्रचार ज़्यादा होता है और विरोधी पक्ष का बहुत कम होता है। ये एक दुर्भाग्य है, इसको लेखक ने दुर्भाग्य कहा है। विरोधी पक्ष समाचार पत्रों के लिए किसी आय का साधन नहीं बनते। ऐसा आमतौर पर होता है कि विरोधी पक्ष समाचार पत्रों के लिए किसी प्रकार की आय का साधन नहीं होते। शासक दलों के सदस्यों के भाषणों से समाचार पत्रों के अंतिम पृष्ठों में भी अंत में कहीं जाकर जगह बनाते हैं। शासक दल के जो सदस्य हैं उनके भाषणों के बाद विपक्ष के लोग हैं वो अंतिम पृष्ठों में कहीं जाकर उस जगह को बढ़ाते हैं। मैं प्रजातंत्रवाद की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेखक कह रहा है, अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि मैं इन बातों को लिखने वाला प्रजातंत्रवाद की आलोचना नहीं कर रहा हूँ।
में प्रजातंत्रवाद की सफलता के लिए किन बातों की, किन शर्तों की आवश्यकता है, उनकी बात कर रहा हूँ। प्रजातंत्रवाद की सम्यक सफलता के लिए विरोधी पक्ष का होना एक अनिवार्य बात है। तो प्रजातंत्रवाद की सफलता के लिए विरोधी पक्ष का होना बहुत ही जरूरी है, तभी एक प्रजातांत्रिक देश सफल होगा। क्या आप जानते हैं, उदाहरण दे रहा है यहाँ पे अम्बेडकर अनेक देशों के, कि इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए न केवल स्थान है बल्कि विरोधी पक्ष के कार्य को चालू रखने के लिए विरोधी पक्ष के नेता को सरकारी खजाने से वेतन मिलता है। उसे एक सेक्रेटरी, सचिव दिया जाता है। उसे कई सांकेतिक लेखक और दूसरे कर्मचारी दिए जाते हैं। लोकसभा भवन में उसके लिए पृथक से एक कमरा रहता है जिसमें वह अपना कार्य चलाता है। देखिए विपक्ष को कितना मजबूत रखा जाता है इंग्लैंड में। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कनाडा में भी जिस प्रकार प्रधानमंत्री वेतन प्राप्त करता है, कहाँ पर, कनाडा में, तो कनाडा में जिस प्रकार प्रधानमंत्री वेतन प्राप्त करता है उसी प्रकार विरोधी पक्ष का नेता भी वेतन प्राप्त करता है। इन दोनों देशों के लोग सोचते हैं, किन देशों के लोग, इंग्लैंड और कनाडा, ये क्या सोचते हैं कि कोई न कोई ऐसा होना चाहिए जो सरकार की गलतियों की ओर अंगुली निर्देश कर सके। जब सरकार गलत दिशा में चले तो वह उसको इंगित कर सके। वे चाहते हैं कि सरकारी गलतियां बताने के कार्य सतत निरंतर होते रहना चाहिए। इसलिए विरोधी पक्ष के नेता पर रुपया खर्च करना वो बेकार नहीं समझते। तो दो देशों के उदाहरण दिए यहाँ पर, कनाडा और इंग्लैंड, जहाँ पर विपक्ष को बहुत मजबूत और महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आगे वो कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक तीसरी शर्त भी है जो प्रजातंत्रवाद की सफलता की पूर्व आवश्यकता है। तो उन्होंने दो शर्तें पहले बताई कि सत्तारूढ़ सरकार का ये दायित्व बनता है कि वह जनता से पूछते हैं कि हम आपके हितों की सुरक्षा के लिए सत्तारूढ़ रहने में कितने कामयाब हुए हैं। और दूसरी उन्होंने शर्त यह बताई कि अल्पमत की सरकार है या विपक्ष है उसका पूरा मान सम्मान हो। और तीसरी शर्त वो बता रहे हैं वह यह है कि कानून और शासन की दृष्टि में सभी समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसे छुटपुट अवसर गिनाए जा सकते हैं जहाँ कानून की समान दृष्टि नहीं रहती, तो भी मैं समझता हूँ कि इस समय मुझे कानून की दृष्टि में समानता के बारे में कुछ बहुत अधिक कहना चाहिए, लेकिन शासन की दृष्टि में समानता की बात महत्वपूर्ण है। कानून की दृष्टि में लेखक का मानना है कि सब हो सकता है, छुटपुट ऐसी अवसर मिल सकते हैं जहाँ पर सभी को कानून की दृष्टि से समान नहीं माना जा सकता, लेकिन शासन की दृष्टि में समानता होनी चाहिए, ये बात महत्वपूर्ण है। आप में से बहुत से लोगों के लिए यह संभव है कि या तो ऐसी घटनाएं याद कर सकें या ऐसी घटनाओं की कल्पना कर सकें जबकि सत्तारूढ़ पार्टी अपनी पार्टी के सदस्यों के हित में ही शासन करती प्रतीत हुई। कुछ भी हो, इस प्रकार की कितनी भी घटनाएं याद कर सकता हूं। आप कल्पना करें, एक कानून है जो कहता है कि कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के किसी विशेष वस्तु का व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सबके लिए समान है। इसलिए कोई भी उस कानून पर आपत्ति नहीं उठा सकता। क्योंकि कानून सबके लिए समान है, इसलिए कोई भी उस कानून पर आपत्ति नहीं उठा सकता। उस कानून विशेष में कहीं कुछ भी पक्षपात नहीं है। लेकिन हम एक कदम आगे जाएं और देखें, जब कोई आदमी किसी अफसर या मंत्री के पास किसी वस्तु विशेष का व्यापार करने के लिए लाइसेंस मांगने जाता है, तो मैं नहीं जानता, लेकिन लगता है एकदम संभव है। तो यहाँ पर दो उदाहरणों से क्या सिद्ध किया अम्बेडकर जी ने कि कानून के लिए सब समान है, इस पर कोई आपत्ति नहीं उठा सकता। कानून सबके लिए है, लेकिन वहाँ पर भी पक्षपात कहाँ होता है। देखिए, जैसे एक लाइसेंस के लिए, एक हथियार के लाइसेंस के लिए कोई मंत्री के पास जाता है, तो मंत्री के जान पहचान का है, उसे तो तुरंत वह लाइसेंस मिल जाएगा। और यदि जान पहचान का है नहीं है तो उसे वह लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पक्षपात हुआ है, किस दृष्टि से, शासन की दृष्टि से। तो शासन की दृष्टि से समानता होनी चाहिए। अम्बेडकर जी कह रहे हैं मैं मानता हूँ कानून की दृष्टि से समानता आज भी है, लेकिन शासन की दृष्टि से समानता अक्सर नहीं देखी जाती, वह समानता भी होनी चाहिए। संभव है कि मिनिस्टर सबसे पहले उसकी टोपी की ओर देखें कि वह किस रंग की टोपी पहने हुए हैं। यहाँ मतलब सीधी सी बात है कि वह किस पार्टी की विचारधारा को अपनाए हुए हैं।
यदि वह ऐसी टोपी पहने हुए हैं जो उसे अच्छी लगती है तो उसे निश्चय हो जाता है कि वह उसकी पार्टी का आदमी है। अब एक दूसरा आदमी जाता है जो दूसरी तरह की पोशाक पहने हुए हैं या दूसरी पार्टी का है, दूसरी तरह की पोशाक मतलब वह दूसरी पार्टी का है। अब एक दूसरा आदमी जाता है जो दूसरी तरह की पोशाक पहने हुए हैं, दूसरी पार्टी का है। वह मिनिस्टर पहले आदमी को लाइसेंस देता है और दूसरे को इनकार कर देता है। शासन की दृष्टि में दोनों आदमी लाइसेंस लेने के समान रूप से अधिकारी थे। शासन की दृष्टि से बात करें तो किसी सुविधा विशेष का दिया लिया जाना एक छोटी सी बात है और इसका प्रभाव संभवतः थोड़े लोगों पर ही पड़ता है। अब हम एक कदम और आगे बढ़ें और देखें कि जब ऐसा भेदभाव शासन में प्रविष्ट हो जाता है तब क्या होता है। मान लीजिए किसी पार्टी के सदस्य ने कोई अपराध किया है, उसके विरुद्ध काफ़ी गवाही है, उस पर मुकदमा चल रहा है। अब उस इलाके के उस पार्टी का मुखिया मजिस्ट्रेट के पास जाता है और जाकर कहता है कि इस आदमी पर मुकदमा चलाना ठीक नहीं है क्योंकि यह पार्टी का आदमी है। या आगे बढ़कर यह भी कहता है कि यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इस बात की सूचना मिनिस्टर को दूंगा और आपका यहाँ से तबादला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे सारी शासन व्यवस्था में अव्यवस्था और आपाधापी का साम्राज्य हो जाता है। तो ये यहाँ पर शासन की दृष्टि से समान व्यवहार नहीं हुआ। किसी समय अमेरिका में यही हाल था। उस समय की शासन पद्धति है वो विकृत पद्धति के नाम से प्रसिद्ध थी। कहाँ की? अमेरिका की। अमेरिका का यही हाल था और वो शासन पद्धति विकृत पद्धति, जिसे अपन कहें विकृत मतलब बिगड़ी हुई पद्धति, तो उस पद्धति के नाम से प्रसिद्ध। और वो कहाँ का उदाहरण? अमेरिका का। जब एक सत्तारूढ़ पार्टी होती थी जो पहली पार्टी द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों को, ऐसी कुव्यवस्था कहाँ पर थी देखिए अमेरिका में, कि जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती थी वो पहले की पार्टी में नियुक्त सभी कर्मचारियों को पृथक कर देती थी। यहाँ तक कि क्लर्क और चपरासी या उनको भी बाहर निकाल दिया जाता था और उनकी सबकी जगह नई पार्टी के नए आदमी नियुक्त किए जाते थे। तो ये व्यवस्था कहाँ चलती थी? बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि विकृत शासन पद्धति किस देश में लागू थी और इस पद्धति के तहत क्या होता था? तो ये कहाँ लागू थी? यह थी अमेरिका में। वास्तव में काफ़ी वर्षों तक अमेरिका में कहने सुनने लायक किसी भी तरह की शासन व्यवस्था नहीं थी। बाद में यह बात स्वयं उनकी समझ में आई कि प्रजातंत्र के हित में ये ठीक नहीं है और उन्होंने इस विकृत पद्धति को बदल दिया। और क्यों बदला? इसका क्या उद्देश्य था? ताकि शासन व्यवस्था शुद्ध बनी रहे, न्याय संगत रहे, राजनीति से दूर रहे। इसलिए इंग्लैंड के लोगों ने राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में भेद कर दिया। उन्होंने अलग अलग कार्यालय बना दिए जहाँ पर राजनीतिक कार्यालय अलग, सिविल कार्यालय अलग। तो ये व्यवस्था कहाँ थी? तो ये व्यवस्था थी इंग्लैंड में। ये भी बढ़िया प्रश्न बन रहा है। सिविल कर्मचारी स्थायी रूप से रहते थे। कोई भी पार्टी सत्तारूढ़ हो, यह सभी पार्टियों की आज्ञा अनुसार कार्य करने वाले होते थे और इनके कार्य में कोई मिनिस्टर हस्तक्षेप नहीं करता था। जब हमारे देश में ब्रिटेन के लोगों का शासन था तो यहाँ पर भी यही प्रचलित थी। मुझे स्पष्ट रूप से एक अनुभव याद आ रहा है, एक वृत्तांत यहाँ पे लेखक दे रहा है जो मुझे उस समय हुआ जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंबर था। आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि लगभग हर वायसराय के नाम दिल्ली में कोई न कोई स्ट्रीट या क्लब है। ऐसे एक ही वायसराय या गवर्नर जनरल है जिनके नाम पर कोई स्ट्रीट या कोई दूसरी संस्था नहीं है और उनका नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि दिल्ली में हर एक वायसराय के नाम से स्ट्रीट या क्लब है, लेकिन एकमात्र ऐसे कौन से जिनके नाम से नहीं है? तो वो है लिनलिथगो। उसका प्राइवेट सेक्रेटरी मेरा मित्र था। उस समय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेरे पास था। ऐसे बहुत से काम थे जो मेरी देखरेख में हो रहे थे। वह आया और धीरे से उसने मुझे कहा, प्राइवेट सेक्रेटरी किसका? लिनलिथगो का। और भीमराव अंबेडकर से उन्होंने क्या कहा, मेरे प्रिय डॉक्टर, क्या आप लॉर्ड लिनलिथगो के नाम पर किसी संस्था या कार्य का नामकरण नहीं कर सकते? उनके नाम से भी कार्य नामकरण होना चाहिए। उसने कहा, यह बुरी तरह खटकता है कि सभी का नाम है, केवल उन्हीं का नाम नहीं है। मैंने कहा, विचार करूँगा। उन दिनों मैं जमुना के ऊपर एक बांध बनाने का विचार कर रहा था ताकि गर्मी के मौसम में दिल्ली के लोगों को पानी का कष्ट न हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में नदी अक्सर सूख जाती थी। मैंने अपने सेक्रेटरी को
जिसका नाम H.C. पारायर था, जो एक यूरोपियन था। उनसे कहा, पारायर महाशय, वायसराय के सेक्रेटरी ने मुझे ये बात कही है कि लॉर्ड लिनलिथगो के नाम पर किसी संस्था का नामकरण हो। क्या तुम समझते हो कि इस संबंध में हम कुछ कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं? उसने उत्तर दिया होगा। आप क्या समझते हैं उसने क्या उत्तर दिया होगा? उसका जवाब था, महोदय, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आज मुझे लगता है कि किसी का ऐसा उत्तर देना असंभव प्राय है। तो देखिए, एक अधीनस्थ ने क्या उत्तर दिया कि महोदय, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। एक अधीनस्थ इस प्रकार का बेबाक उत्तर नहीं दे सकता। लेखक कह रहा है, आज मुझे लगता है कि किसी का ऐसा उत्तर देना असंभव प्राय। कोई ऐसा नहीं दे सकता कि मिनिस्टर की इच्छा के प्रतिकूल किसी अफसर का कुछ कहना आज मुझे एकदम असंभव प्रतीत होता है। एक मंत्री कहे और अफसर उसके विपरीत बात कहे, यह हो ही नहीं सकता आज के समय में। लेकिन उन दिनों यह संभव था, क्योंकि ब्रिटेन की तरह हमने भी बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला कर रखा था कि सरकार की शासन व्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए। सरकार का काम है पॉलिसी या नीति तय कर लेना। उसका यह काम नहीं कि शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करे या पक्षपात से काम ले। तो सरकार का क्या काम है? शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप न करे, पक्षपात न करे, केवल पॉलिसी या नीति बना दे। मुझे लगता है कि अब हम उस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि हम इस मर्यादा का एकदम परित्याग कर दें। यह लेखक के मन में बात खटक रही है। मेरे मत के अनुसार प्रजातंत्रवाद के सफल संचालन के लिए चौथी शर्त आवश्यक है, और वह यह है कि हम विधान संबंधी नैतिकता का पालन करें। तो विधान संबंधी नैतिकता का पालन यह है चौथी शर्त। इसमें क्या होता है, देखिए, बहुत से लोगों के मन में विधान के लिए बड़ा उत्साह है, कानून के लिए, संविधान के लिए, जो अपने देश का विधान है उसके लिए बड़ा उत्साह है। मैं उन लोगों में से हूँ जो वर्तमान विधान को एकदम फेंक देने के लिए तैयार हूँ। अम्बेडकर जी कह रहे हैं, वर्तमान विधान विकृत हो गया है। जो विधान होना चाहिए उनके उद्देश्यों की पूर्ति कर नहीं रहा है। कम से कम नए सिरे से इसकी रचना करने के लिए कि कुछ नया विधान बने। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे विधान में कानूनी व्यवस्था तो है, कानून की व्यवस्था तो सही ढंग से है, लेकिन जिस चीज़ को हम विधान संबंधी नैतिकता कहते हैं वह नैतिकता मात्र अस्थि और पंजर के रूप में। इंग्लैंड में यह बात विधान की मर्यादा कहलाती है। विधान संबंधी नैतिकता है वो इंग्लैंड में क्या कहलाती है? विधान की मर्यादा। और लोगों को खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। लोग खेल के नियमों का पालन कर रहे हैं तो राष्ट्र के नियमों का पालन तो होना चाहिए। एक दो बातें जो इस समय मुझे याद आ रही है मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा, एक अमेरिका का वृत्तांत दिया जा रहा है। देखिए आप, वाशिंगटन के बारे में मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा कि जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की तो उस समय उनका नेता कौन था? वाशिंगटन। यह कहने से कि वाशिंगटन उनका नेता था, किनका? उन विद्रोहियों का, बगावत करने वालों का। अमेरिकी जीवन में जो उसका वास्तविक स्थान है हमें स्पष्ट नहीं होता कि उसका क्या स्थान है, लेकिन वाशिंगटन उनका देवता था। अमेरिकी जीवन में वाशिंगटन अमेरिका के लोगों के लिए भगवान था। यदि आप उसका जीवन चरित्र और इतिहास पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि विधान संबंधी रचना होने पर जब अमेरिका का विधान लिखा गया तो वाशिंगटन ही अमेरिका का प्रथम प्रेसिडेंट चुना गया, राष्ट्रपति चुना गया। जब उसकी अवधि समाप्त हो गई तो क्या हुआ पता है? दूसरी बार प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े होने से उसने इनकार कर दिया। मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वाशिंगटन यदि 10 बार प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा होता तो हर बार सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना जाता, लेकिन दूसरी बार खड़ा होने से उन्होंने इनकार कर दिया। जब इसका उनसे कारण पूछा गया था उनका उत्तर क्या था? तो प्रिय विद्यार्थियों, बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि वाशिंगटन ने क्या उत्तर दिया। वाशिंगटन ने उत्तर दिया प्रियवर। तो प्रियवर शब्द यहाँ पर किसके लिए आया? जनता के लिए। प्रियवर, आप भूल गए कि हमने इस विधान को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया? इंग्लैंड से वो आज़ाद हुए थे। हमने ये विधान इसलिए बनाया है कि हम कोई वंश परंपरागत राजा नहीं चाहते, हम कोई पैतृक शासन नहीं चाहते, हम कोई अन्य शासक या डिक्टेटर नहीं चाहते। यदि इंग्लैंड के राजा की अधीनता त्याग कर आप लोग इस देश में आकर भी मुझको ही प्रतिवर्ष और काल विभाग अपना राष्ट्रपति बनाते रहे, मेरी पूजा करने लगे, तो आपके सिद्धांतों का क्या होगा? आप इंग्लैंड की राजा की अधीनता त्यागी क्यों आपने? उनसे आप अलग क्यों हुए? जब यदि आप वंशानुगत ही राजा चाहते हैं,
जब आप मुझे ही इंग्लैंड के राजा का स्थानापन्न बना देंगे, उनका एक तरीके से दूसरा रूप बना देंगे, तब आप क्या कह सकते हैं कि आपने उसके अधिकार के प्रति विद्रोह किया है? नहीं किया है। उन्होंने कहा, आप मेरे प्रति जो विश्वास आपका है, जो आपका भक्ति भाव है, उसके कारण आप चाहें तो मुझ पर दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए दबाव डालकर मुझे मजबूर कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि विधान होगा लेकिन वंशागत तो नहीं, मैंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि हमें वंशानुगत शासन नहीं चाहिए, तो मुझे आपकी भक्ति भावना के वशीभूत होकर भी दूसरी बार खड़े नहीं होना चाहिए। अंत में लोगों ने उन्हें कम से कम एक बार और खड़े होने के लिए राजी किया और उन्होंने मान लिया। लेकिन जब बात आई तीसरी बार खड़ा होने के लिए, तो वे फिर आग्रह करने गए तो उन्होंने उस बात को धत्ता बता दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं खड़ा नहीं हो सकता। अब वो एक उदाहरण और दे रहे हैं। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूं। आप 8वें एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर को जानते हैं। निश्चित तौर पर इतिहास के विद्यार्थी, राजनीति के विद्यार्थी इनको जानते होंगे। तो 8वें एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर को जानते हैं, जिनका संपूर्ण चरित्र टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गया था। ध्यान रखिए, अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उस समय वहाँ बड़ा भारी विवाद चल रहा था। प्रश्न यही था कि क्या राजा को अपनी पसंद की किसी सामान्य स्थिति की औरत से शादी करने का अधिकार है। प्रश्न क्या था कि क्या राजा को अपनी पसंद की किसी सामान्य स्थिति की औरत से शादी करने का अधिकार है, जबकि वह यह भी नहीं चाहता कि वह औरत रानी मानी जाए। शादी तो कर ले, लेकिन वह नहीं चाहता कि उस औरत को रानी का दर्जा प्राप्त हो, अथवा उसे इतनी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है और उसे ऐसा करने के लिए सिंहासन का त्याग ही करना पड़ेगा। श्री बाल्डविन बादशाह के उस समय उस औरत से शादी करने का विरोधी था। नाम क्या बताया? बाल्डविन बादशाह उस औरत से शादी करने का विरोधी था। वह किसी तरह राजी नहीं हो सकता था। उसने कहा, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम्हें राजगद्दी छोड़ देनी होगी। सामान्य स्त्री से आप शादी नहीं कर सकते, और यदि आप करेंगे तो आपको राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। हमारा मित्र चर्चिल 8वें एडवर्ड का मित्र था। वह उससे उत्साहित कर रहा था। उस समय मजदूर दल विरोधी दल में था और उनका बहुमत नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मजदूर दल ने इस बात का गंभीरता से विचार किया कि क्या यह अच्छा न होगा कि इसी बात को लेकर बाल्डविन को हराने की कोशिश की जाए, क्योंकि राजा के प्रति वफादार होने के कारण अनुदार दल के बहुत से लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हो सकते थे। लेकिन मुझे याद है कि स्वर्गीय प्रोफेसर लास्की ने हेराल्ड नामक पत्र में कई लेख लिखकर मजदूर दल के किसी भी ऐसे प्रयास की निंदा की हो। उन्होंने कहा, हमारी यह परंपरागत मर्यादा है कि बादशाह को प्रधानमंत्री की सलाह माननी चाहिए। यदि हम इस प्रश्न को खड़ा करके श्री बाल्डविन को हरा देंगे तो ऐसा करना हमारी गलती होगी, क्योंकि ऐसा करने से बादशाह को ही बल मिलेगा। मजदूर दल ने उनकी सलाह मानी और कुछ भी नहीं किया। तो यह भी अम्बेडकर जी ने अपना एक यादगार लम्हा यहाँ पे सुनाया। यदि आप अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ें तो आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जब दल विशेष के नेता किसी एक गलत बात को लेकर अपने विपक्षी दल को कमज़ोर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे उनके विधान को नुकसान पहुंचेगा और प्रजातंत्र की हानि होगी। तो विधान के संदर्भ में नैतिकता, यही बात यहाँ पे अम्बेडकर जी बताना चाह रहे हैं। अन्य बात वो आगे क्या बता रहे हैं? प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक और बात है जो अत्यंत आवश्यक है, और वह यह है कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार न हो। अल्पमत हो, उस पर बहुमत का अत्याचार न हो। अल्पमत का हमेशा यह विश्वास बना रहना चाहिए। अल्पमत को यह हमेशा विश्वास होना चाहिए कि यद्यपि शासन की बागडोर बहुमत के हाथ में है, तो भी अल्पमत को हानि नहीं पहुंच रही है। अल्पमत पर कोई अनुचित प्रहार नहीं किया जा रहा है। यह एक ऐसी बात है जिसका ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहुत ख्याल रखा जाता है। आप में से काफ़ी लोगों ने इंग्लैंड के 1831 के चुनाव के परिणाम याद होंगे। उस समय श्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने मजदूर दल से त्यागपत्र दे दिया था और एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। चुनाव आया तो जिस मजदूर दल के मैं समझता हूँ 150 सदस्य थे,
750 कुल सदस्य संख्या में से केवल 50 रह गए थे। तो जिस मजदूर दल के 150 सदस्य थे, तो उन 750 सदस्यों में से केवल और केवल कितने रह गए थे? 50 सदस्य रह गए थे। श्री बाल्डविन प्रधानमंत्री बने, तब मैं वही था, लेकिन मैंने एक बार भी कहीं यह नहीं सुना कि मजदूर दल के 50 जनों के अल्पमत ने, जो अनुदार दल के बहुमत की तुलना में बहुत ही अल्पमत था, कभी इस बात की शिकायत की हो कि उन्हें बोलने का उचित अधिकार नहीं मिला या उन्हें विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया। तो 700 में से एक तरफ 50 सदस्य है, एक तरफ कितने 700 सदस्य है, लेकिन कभी भी इन 50 सदस्यों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ। उनकी हर बात को सुना गया, उन्हें विरोध करने का पूरा अवसर दिया गया। तो यह होता है अल्पमत की सरकार पर बहुमत का अत्याचार नहीं होना, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अथवा प्रस्ताव उपस्थित करने की उनको सुविधा नहीं दी गई हो, मतलब उनको पूरा अवसर दिया गया। अब जरा आप अपनी पार्लियामेंट की ओर देखें, भारत की पार्लियामेंट संसद की ओर देखें। यह जो विरोधी पक्ष के लोग लगातार निंदा प्रस्ताव या कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव लाते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता। निंदा प्रस्ताव या कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव का अम्बेडकर जी समर्थन क्यों नहीं करते? तो मैं उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन तब भी आपने इस बात की ओर ध्यान दिया होगा कि चाहे निंदा प्रस्ताव हो या कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव हो, शायद ही कभी किसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ हो। विपक्ष ने रखा और अल्पमत ने रखा और बहुमत ने उस पर विचार विमर्श किया हो, शायद ही ऐसा कभी हुआ। तो इसका मतलब साफ है कि बहुमत दल है वो हमेशा अपने देश में अल्पमत को अधिकार नहीं देता, उस पर हमेशा अत्याचार करता है। मुझे इससे काफ़ी आश्चर्य हो रहा है। जब मैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट के वाद विवाद की रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो मुझे एक अवसर ऐसा नहीं दिखाई देता जब अध्यक्ष ने किसी कार्य के स्थगित करने के प्रस्ताव विचार करने की अनुमति नहीं दी हो। वो हर कार्य स्थगित के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति देते हैं। हाँ, यही सरकारी आज्ञा ही तो है। हाँ, यदि सरकारी आज्ञा ही हो तो दूसरी बात है। जब मैं बम्बई विधानसभा का सदस्य था तो हमारे मित्रों में से कुछ मित्र थे। कौन कौन थे? मोरारजी थे, श्री मुंशी थे, खरे थे और दूसरे कुछ लोग जो सत्तारूढ़ पार्टी में थे। उन्होंने एक भी बार किसी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी। तो उन्होंने, लेखक ने यहाँ पर एक विडंबना की बात बताई है। या तो हमारे मित्र श्री मावलकर जो उस समय अध्यक्ष स्पीकर थे, उन्हें विधान बाह्य कहकर सहायक हो जाते थे, उनके सहायक बन जाते थे, या जैसा उन्होंने स्वीकार किया मिनिस्टर विरोध कर देते थे। आप जानते हैं कि जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तब क्या करना होता है। जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तो भी आदमी काम रोको प्रस्ताव लाता है, उसमें जो भी नियमित संख्या होती है उसके अनुसार 30 या 40 हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। यह हो सकता है कि यदि सरकार इस बात का निश्चय कर ले कि वह ऐसे काम रोको प्रस्ताव जो ऐसे लोगों की उपस्थिति में किए जाते हैं जो 4, 5, 6 जैसी अल्पसंख्या के लोकसभा के सदस्य हैं, तो अल्पमत रखने वाली जातियों या वर्गों को कभी भी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि वे अपनी भावना को अभिव्यक्त कर सकें। तो यह एक विडंबना की बात है। इसका परिणाम क्या होता है? इन अल्पमतों में से इस प्रकार की विधान विरोधी विद्रोही भावना पैदा होने लगती है। जब ऐसा होता है तो ये अल्पमत के जो भी लोग होते हैं, अल्पमत की पार्टी होती है, वो कानून के प्रति विद्रोही होने लगती है। इसलिए ये आवश्यक है कि बहुमत कोई ऐसा काम न करे जिससे अल्पमत के प्रति उनका निरंकुश व्यवहार कहा जा सके। ऐसा न हो कि फिर यह कहा जाए कि बहुमत की सरकार है वो अल्पमत के प्रति निरंकुश है। कह रहे हैं कि मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, इसके बाद अपना भाषण बंद कर दूंगा। मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है समाज नैतिक नियमों का पालन करे। कुछ ऐसा हुआ है कि राजनीति शास्त्र के आचार्यों ने शायद प्रश्न के इस पहलू पर कभी विचार नहीं किया। उनकी दृष्टि में नीति परायण होना अलग बात है और राजनीति दूसरी बात है। आप राजनीति सीख सकते हैं लेकिन नीति के विषय में कोरे अज्ञानी बने रह सकते हैं। मानो राजनीति बिना नीति के ही सफल हो।
तो राजनीति नीति के बिना कभी सफल नहीं होती है। इसलिए आपको नीति और राजनीति दोनों सीखनी होती है। लेकिन राजनीति के आचार्य क्या कहते हैं कि आप राजनीति सीख लें, नीति परायण होना कोई आवश्यक नहीं है। तो ये केवल और केवल अम्बेडकर जी की दृष्टि में आडंबर है। मुझे तो यह एक आश्चर्य में डालने वाली स्थापना मालूम होती है। तो प्रजातंत्र में होता क्या है? प्रजातंत्र में क्या होना चाहिए? प्रजातंत्र में यह होना चाहिए कि हम एक स्वतंत्र सरकार में प्रजातंत्र की चर्चा तो प्राय करते हैं, लेकिन स्वतंत्र सरकार से हमारा अभिप्राय क्या होना चाहिए? इसका मतलब है कि जीवन के विशाल क्षेत्र में लोग बिना कानून के हस्तक्षेप के अपना रोज का कारोबार चला सकते हैं, कानून कोई हस्तक्षेप नहीं करे। लेकिन यदि कानून बनाना पड़े तो कानून बनाने वाले का ये विश्वास है कि वह समाज विशेष इतना सदाचार प्राण अवश्य होगा कि उसमें उस कानून का वह पालन कर सके। तो बहुत बढ़िया बात कही है कि हम कोई भी कारोबार करें बिना कोई कानून के हस्तक्षेप के कर सकते हैं, लेकिन यदि समाज के लिए कोई कानून बनाना पड़े तो हमें ये पूरा विश्वास हो कि वह समाज विशेष इतना सदाचार प्रायण अवश्य हो कि वह उस कानून का पालन कर सके। जिस आदमी ने प्रजातंत्र के इस पहलू पर भी ध्यान दिया है वह मैं समझता हूँ लास्कीमास से है। तो उन्होंने उनका उदाहरण दिया, वह लास्कीमास से है। अपने एक ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट लिखा है, किसने? लास्कीमास ने इस पर स्पष्ट लिखा है कि प्रजातंत्र में यह मानकर चला जाता है कि समाज नीति प्रायण है, नीति पर चलने वाला है। यदि समाज नीति प्रायण न हो तो प्रजातंत्रवाद नहीं टिका रह सकता, जैसा इस समय हमारे देश में हो रहा है। तो प्रजातंत्रवाद की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उस देश का समाज है वो कैसा हो, नीति प्रायण होना बहुत ज़रूरी है, तभी प्रजातंत्रवाद टिक सकता है। और लेखक ने कहा है कि ऐसा हमारे देश में इस समय हो रहा है कि समाज है वो नीति प्रायण कम है और इसीलिए प्रजातंत्र जितना सफल होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। अंतिम बात वो कह रहे हैं, अंतिम बात मेरे मत के अनुसार जिसके बिना प्रजातंत्र का काम नहीं चल सकता वह यह है सार्वजनिक अंतरात्मा। बहुत बढ़िया प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, जिसे मैं कहूँगा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। सार्वजनिक अंतरात्मा क्या है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ न कुछ अन्याय हर देश में होता है, लेकिन अन्याय की मात्रा समान नहीं है। कुछ देशों में अन्याय का प्रभाव बहुत अधिक है, कुछ ऐसे भी है जहाँ अन्याय के तले लोग एकदम पिसे जा रहे हैं। बिना किसी कठिनाई के हम इंग्लैंड के यहूदियों की बात ले सकते हैं जिन पर बहुत अधिक अत्याचार हुआ। इन लोगों को कुछ ऐसे अन्यायों का सामना करना पड़ा, अन्याय सहन करने पड़े जिन्हें ईसाइयों को कभी सहन नहीं करना पड़ा। यहूदी और ईसाई, इंग्लैंड में यहूदियों को अन्याय सहन करने पड़े जबकि ईसाइयों को नहीं। इसका परिणाम यही हुआ कि इस अन्याय के विरुद्ध यहूदी लोगों को केवल संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने, इंग्लैंड के ईसाइयों ने कभी उनकी मदद नहीं की। वास्तव में वे तो इसे पसंद करते थे। यहूदियों के विरुद्ध इस अन्याय को ईसाई लोग पसंद करते थे। वास्तविक बात तो यह है कि वह इस अन्याय को पसंद करते थे। कौन? ईसाई लोग। इंग्लैंड के एक ही आदमी ने यहूदियों की सहायता की और वे थे इंग्लैंड का बादशाह। यह बात असाधारण लगेगी, लेकिन इसका कारण भी असाधारण था। तो देखिए, लोग चाहते थे, ईसाई चाहते थे, लेकिन इंग्लैंड के बादशाह ने यहूदियों की मदद की। ये बात आपको असाधारण लगेगी क्योंकि सभी विरोध कर रहे हैं, तो फिर बादशाह पक्ष में क्यों? लेकिन इसका कारण भी असाधारण है। वह यह है कि पुराने ईसाई कानून के अनुसार कोई यहूदी बच्चा अपने मृत पिता की जायदाद का उत्तराधिकारी नहीं होता था। यह पुराना कानून था, ईसाई कानून, कि कोई भी यहूदी यदि खत्म हो जाता है तो मृत पिता की जायदाद का उसका बच्चा उत्तराधिकारी नहीं होता था। और किसी कारण से नहीं, केवल इसी कारण से कि वह यहूदी था। कारण क्या था? कि वह यहूदी है, ईसाई नहीं है। ईसाई है तो वह जायदाद का अधिकारी है। जो भी बची खुची संपत्ति हो राज्य की ओर से, उसका हकदार राजा होने के कारण वह संपत्ति राजा के अधिकार में चली जाती थी। राजा को यह सब अच्छा लगता था, वह प्रसन्न था। जब किसी मृत यहूदी की संतान अपना प्रार्थना पत्र लिए राजा के पास पहुंचती थी तो राजा उनसे मृत पिता की जायदाद में से थोड़ा सा कुछ उसको देता था और शेष अपने पास रख लेता था। लेकिन जैसा मैंने कहा, कभी किसी अंग्रेज ने यहूदी की मदद नहीं की। यहूदियों को
अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष स्वयं करना पड़ा। बहुत बढ़िया पंक्ति है। यदि आप मुक्त होना चाह रहे हैं तो संघर्ष आपको ही करना पड़ा। सार्वजनिक अंतरात्मा होने या न होने का यह एक उदाहरण है कि किस में सार्वजनिक अंतरात्मा है और किस में नहीं। सार्वजनिक अंतरात्मा किसे कहते हैं? तो सार्वजनिक अंतरात्मा उस अंतरात्मा को कह सकते हैं जो हर अन्याय को देखकर विचलित होती है। बहुत बढ़िया पंक्ति है कि सार्वजनिक अंतरात्मा हम उस अंतरात्मा को कहते हैं जो हर अन्याय को देखकर विचलित होती है। और ऐसी अंतरात्मा थी ब्रिटेन के बादशाह में। वह इस बात की परवाह नहीं करता कि उस अन्याय का शिकार किसे होना पड़ रहा है, यहूदी को या फारसी को। इसका मतलब हुआ कि चाहे उसे व्यक्तिगत रूप से उन अन्यायों से कष्ट होता है या नहीं होता है, जो भी उस अन्याय का भाजन हो, जो भी उस अन्याय को तोड़े, जो भी उस अन्याय को अस्वीकार करे, उस अन्याय से मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाने के लिए उससे कंधा मिलाकर चल सके, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सके, उस आत्मा को हम कहेंगे सार्वजनिक अंतरात्मा। आप अफ्रीका का उदाहरण लें, एकदम ताज़ा उदाहरण है। वहाँ के लोग कष्ट पा रहे हैं, वे भारतीय हैं क्या? नहीं है। श्वेत चमड़ी वालों को कुछ असुविधा नहीं है, तो भी रेवरेंड कास्ट जो स्वयं श्वेत चमड़ी वाला है, इस अन्याय के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत खर्च करता है। तो रंग भेद का जो अपराध अफ्रीका में चल रहा है, उसमें उस विरोध के विरुद्ध कौन खड़ा होता है? रेवरेंड स्कॉट इस अन्याय के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत खर्च करता है। पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि बहुत से लड़के लड़कियों ने जो स्वयं श्वेत जातियों के हैं दक्षिण अफ्रीका में, उन्होंने भारतीय लोगों के संघर्ष में भाग लिया। यही सार्वजनिक अंतरात्मा कहलाती है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे व्यर्थ में आपको चोट पहुँचे, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम कितने भुलक्कड़ हैं। हम दक्षिण अफ्रीका की चर्चा करते हैं, मैं अपने मन में सोचता हूँ कि हम जो दक्षिण अफ्रीका की पृथक्करण की नीति के विरुद्ध इतना बायबेला मचाते हैं, जानते हैं हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है, मतलब हर गांव में भेदभाव होता है, वह वहाँ है। हमें केवल जाकर उसे देखने की ज़रूरत है। हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन तब भी मैंने शायद ही किसी को देखा हो जो स्वयं दलित वर्ग का न हो, लेकिन तब भी दलित वर्ग का पक्ष लेकर उठ खड़ा हुआ हो। क्यों? ऐसे लोग भी हैं जो दलित वर्ग का पक्ष लेकर खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है। तो यदि दलित वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, छुआछूत हो रहा है, और यदि उसका कोई पक्ष नहीं लेता है, तो लेखक कहते हैं मैं ये मानता हूँ कि यहाँ सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है। यदि यही होता रहा तो हम अपने में, अपने भारत में ही कैदी होकर रह जाएंगे। अल्पमत वाले जो इस अन्याय के तले पिस रहे हैं, बहुमत वालों से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं करेंगे जिससे वे इस अन्याय से मुक्त हो सकेंगे। तो ऐसे लोग जिनकी बहुमत सहायता नहीं करेगा, तो वे इस प्रकार के अत्याचार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इन सब के भी विद्रोह की भावना बढ़ती है। इन सब से यदि ऐसा हुआ तो जो दलित है, जो अल्पमत वाले लोग हैं, उनमें विद्रोह की भावना होगी और जिससे प्रजातंत्रवाद को खतरा पैदा हो जाएगा। तो यह भी ज़रूरी है कि सार्वजनिक अंतरात्मा का होना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ मैंने कहा वह कोई ऐसे पिटे पिटाए स्थिर सिद्धांत नहीं है जिनका किसी राजनीति शास्त्रज्ञ ने आविष्कार किया हो। भिन्न भिन्न देशों के राजनीतिक इतिहासों का अध्ययन करने से मेरे मन पर जो संस्कार पड़ा उसका ये चित्र मात्र है। मेरा विश्वास है कि प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए ये शर्तें अत्यंत आवश्यक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आवश्यक शर्तें एक सफल प्रजातंत्र के लिए अम्बेडकर जी ने यहाँ रखी, जिनका हम अध्ययन करें। और एक बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा, आवश्यक वो शर्तें कौन कौन सी है जिससे प्रजातंत्रवाद सफल होता है, तो उसका बोर्ड में बढ़िया प्रश्न बन सकता है। तो ये आज का पाठ था। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ धन्यवाद।